इंडस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 में यह समझौता हुआ। 65 की जंग, 71 की लड़ाई, 99 का करगिल, मुंबई का आतंकी हमला, पुलवामा का आतंकी अटैक, सब झेल गए। अड़िग रहा लेकिन ये सिंधु जल संधि समझौता। लेकिन कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो आदमी को याद आता है। हमें भी ये एहसास हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम वो पानी था जो सर से ऊपर गया, और पाकिस्तान के आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहली बार संधि को स्थगित कर दिया। अब आज आपको मैं एक एक करके डिटेल में बता दूंगी ये संधि कैसे पाकिस्तान का गला सुखाने पर मजबूर कर रही है। साल 1947 देश का बंटवारा हो गया था। देश का बंटवारा तो हुआ लेकिन नदियां नहीं बटी। जो सिंधु नदी प्रणाली है ना हमारी, जो इंडस बेसिन आपको पढ़ाया गया होगा 5वीं 6वीं में भूगोल में, इंडस बेसिन उसको कहते हैं सिंधु नदी प्रणाली। वो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो उस पानी को लेकर विवाद बढ़ा और 13 साल तक बातचीत करते रहे हम लोग आपस में। फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता हुई कि भैया क्या है, पड़ोसी हो आप लोग, आपस में निपटा दो, आपस में बातचीत कर लो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि साइन हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान उस वक्त वहां पर राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। दोनों ने साइन किए और इस समझौते का मकसद यह था कि सिंधु नदी प्रणाली के जल को लेकर बंटवारा हो जाएगा दोनों देश में, और फिर कभी विवाद नहीं होगा। ठीक है। अब मैं इस मैप के जरिए आपको, ये मैप यहां पर लगा हुआ है, इस मैप के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूं। भारत को इस संधि के जरिए जो है 20% पानी ही मिला। नदी यहां से होकर जाती है। ये जो आपको हरी लाइनें दिख रही है ना, ये जो हरी लाइनें यहां पर दिखाई दे रही है, ये है सिंधु, झेलम और चिनाब। और इन तीनों नदियों का पानी संधि के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और ये जो नीली वाली आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये है सतलुज, ब्यास और रावी, ये भारत की है। इन तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत कर सकता है। तो टोटल कितनी नदियां हो गई? 6 हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सिंधु, झेलम, चिनाब हो गई पाकिस्तान के पास, और सतलुज, ब्यास, रवि हो गई हमारे पास। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया 3-3 हो गया ना बंटवारा, लेकिन यहां पर एक पेच है। जब इन नदियों का बंटवारा हुआ, 65 सालों तक संधि के तहत भारत के हिस्से में इन 6 नदियों का केवल 20% पानी आता रहा, और 80 कहां गया? 80 गया पाकिस्तान के पास। और इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए भी दिए। कितने दिए? 83 करोड़। 83 करोड़ रुपए किसको दिए? आतंकिस्तान को, कि जाओ भैया तुम संभालो। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर 6 नदियों का बंटवारा आधा आधा किया जा सकता था, किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता? मतलब काहे ये क्यों कि भाई 80 तुम रखो और 20 हम, जबकि नदियां 3-3 हैं? कैसे हो सकता है? ये सवाल आपके मन में आया? अब ऐसे ही सवाल कुछ लोगों के मन में तब भी आया। नवंबर 1960 का वो टाइम था जब लोकसभा में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये सवाल किया गया। सवाल पूछा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि 80% ये ले रहे हैं और 20 हम? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा लोकसभा में, आप जानते हैं? जवाब बताऊं? अच्छा, उन्होंने कहा कोट अनकोट, लोकसभा के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा, क्या हमारे हर कदम पर आकर पार्लियामेंट में पूछना पड़ेगा? आप लोग इस तरह के सवाल उठाकर संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहे हैं। हम अपना पानी ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, शांति स्थापित करने के लिए हम पानी दे रहे हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रही,
ये रिकॉर्ड में है, हिस्ट्री के पन्नों में है। अप्रैल 2025 में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित किया और उसके बाद सब कहने लगे कि ये क्या है, इंसानियत का तकाजा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल पानी नहीं भेज रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा प्लान तो यही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। संधि हमने तोड़ दी है, लेकिन नदियां अभी भी बह रही है। अब नदी को आप समेट तो सकते नहीं, उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। लेकिन बदला क्या है? बदला यह है कि पहले भारत अपनी जरूरत को पूरा कर देता है, फिर जो बचा कुचा पानी होता है वो छोड़ देता है। पहले ऐसा नहीं करता था, पहले जो संधि थी उसके हिसाब से छोड़ता, लेकिन अब वो पूरा जो इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बचेगा फिर छोड़ देंगे भैया। इसी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान का वो अखबार है ना डॉन, उसने दावा किया है। क्या दावा किया है ये नीचे देख लीजिए जल्दी से। क्या है दावा? राइस नहर में 8,700 क्यूसेक के मुकाबले अभी उनको मिल रहा है केवल 5,300 क्यूसेक पानी, यानी 38% की कमी है। फिर दादू नहर लाइए, वहां पर पहले आता था लगभग 5,000 क्यूसेक पानी, उसकी जगह कितना मिल रहा है? 82% कम मिल रहा है, 860 क्यूसेक ही मिल रहा है। फिर आ जाइए आप नॉर्थ वेस्टर्न नहर, वहां मिलता था लगभग 6,200 क्यूसेक पानी, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 2100। कमी कितने की है? 64.1% की कमी, यानी भारी भरकम कमी है ना। पाकिस्तान का यह हाल तब है जब भारत ने पूरी तरह से पानी रोका नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पूरी तैयारी है। कैसे तैयारी है? हिमाचल प्रदेश में 2,352 करोड़ की लागत से चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना शुरू हो गई, तो इससे हम पानी इकट्ठा कर पाएंगे, रोक पाएंगे, रिजर्वोयर इस्तेमाल कर पाएंगे। 8.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग चिनाब नदी में एक्स्ट्रा पानी को ब्यास बेसिन तक पहुंचा देगी। झेलम और चिनाब नदी पर कई बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। 1000 मेगावाट का पाकल दुल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। फिर चिनाब नदी जो कश्मीर में है, वहां 31,380 करोड़ रुपए से बनने वाली 1,856 मेगावाट की सवालकोट परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में ऐसे ही एक 850 मेगावाट का रैटल प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, इसकी हरी झंडी मिल चुकी है। अब यही चिनाब नदी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में थी। अब भारत का संदेश साफ है, पहले आतंकवाद बंद करो, फिर पानी पर बात करेंगे। ये परेशान नहीं है पाकिस्तान, अब सूखा हो रहा है एकदम। और जब आप एकदम मरने की कगार पर होते हैं ना, तो फटने की कोशिश करते हैं, धमकियां देने की कोशिश करते हैं। वो हिना रब्बानी है ना, जो पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कह रही है कि भारत धूर्त राष्ट्र है। 2 युद्ध झेलने के बावजूद कायम रहने वाली सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने से पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में रहने के लायक भी नहीं है ये। फिर पीपीपी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं ना अलग अंदाज में जो बात करके और बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अभी क्या कर देंगे? अभी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे। हमारी हो रही है ना, आपकी भी करेंगे। जल मार्गों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास अगर भारत करेगा तो ये चरम परिस्थिति मानी जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि इस परिस्थिति के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्शन का विकल्प खुला रखेगा। बंदर के हाथ में उस तरह। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री है मुसादिक मलिक, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो हाथ काट देंगे। अरे अपनी जुबान पे लगाम दो भैया। तमाम धमकियां देते रहो, हलक सूखता रहेगा जब तक आतंकवादियों की चापलूसी करते रहोगे। भारत पहले ही साफ कर चुका है, सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। पीरियड, फुल स्टॉप। अब अगला चैप्टर, पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे सस्ता महंगा वाले चक्कर में, है ना। कोई कह रहा होगा सस्ता है, कोई कह रहा है महंगा है। हाँ राजा, ऐसा हुआ है? तो पूरा नंबर गेम बताते हैं आपको। पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं।
देश की तिजोरी भर रही है। डेड इकोनॉमी, आर्थिक सुनामी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। जुलाई महीने की आज पहली तारीख है। कौन सी तारीख है आज? पहली तारीख 1 जुलाई। डॉक्टर्स डे भी आज। जुलाई महीने की पहली तारीख, हर महीने की शुरुआत की तरह इस महीने भी देश में कई अहम बदलाव हुए और सीधा असर उन बदलावों का आपकी जेब, आपके बजट पर पड़ने वाला है। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, इसे लेकर बहुत सारा आज कंफ्यूजन है। फलाना चीज सस्ती हो गई, फिर जैसे ही पढ़ेंगे दूसरा आएगा, मॉनसून आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, फलानी चीज महंगी हो जाएगी, फलानी कंपनी ने कार के दाम बढ़ा दिए, फलानी ने घटा दिए। इसीलिए पाठशाला की इस इकोनॉमिक्स की क्लास में आज सारा कंफ्यूजन क्लियर करती हूं। और नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। कौन झूठ नहीं बोलता? नंबर। फैक्ट्स बिल्कुल सीधे और सपाट होते हैं और इन्हीं नंबर्स ने झूठ फैलाओ गैंग की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सालों साल से जिस जीएसटी को फेलियर बता रही है, गब्बर सिंह टैक्स कह रही है, आर्थिक तौर पर देश की धराशायी होने वाली योजना बता रही है, आज वो सारे दावे, सारी दलीलें औंधे मुंह गिर गए। एक एक करके समझाती हूं आखिरकार हुआ क्या। अच्छा, ज्यादा समा बांध दिया? ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता हुआ। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 हो गई है। पहले ये कितना था? 3। ये आपको कैसे पता? 3113 बगल में लिखा हुआ है। पहले मिल रहा था और अब मिल रहा है 2930 में। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। कमर्शियल एलपीजी यानी रेस्टोरेंट और होटल्स में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी, आपके घर का 14 किलो वाला सिलेंडर नहीं, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप सवाल करेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा मैडम बताइए? एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ, ठीक है? चलिए बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। बोर्ड बाबू शुरू करें? यस मैम। दुकान, नाम बताओ दुकान का, जल्दी बताओ। किरण दुकान। चलो भाई, किरण का किरण, किरण दुकान। अच्छा चलो भाई, क्या बनाते हैं? समोसे कचौड़ी। समोसे कचौड़ी, ठीक है भाई। समोसा कचौड़ी आप समझ जाइए, ठीक है? समोसा बेचा जाता है किरण दुकान पर, ठीक है? अब यहां पर किरण जी जो इस्तेमाल करती हैं वो करती हैं कौन सा सिलेंडर? कमर्शियल सिलेंडर। 180 रुपए घट गए हैं, ठीक है? मान लीजिए किरण जी हर दिन 3 सिलेंडर यूज करती हैं। कितने कर रही हैं? 3 सिलेंडर, ठीक है? तो 3 सिलेंडर पर 180 कम करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? 180 इंटू 3 कितना हुआ? 540। अच्छा 540। अगर इसको महीने में ले जाएंगे तो कितना होगा? एक महीने में कितनी बचत हो जाएगी? एक महीने में ये बचत हो जाएगी 16,000 रुपए। कितना बचा लिया? किरण ने कितना बचा लिया? 16,000 रुपए किरण ने बचा लिए। छोटी दुकानों के लिए हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े कारखाने हो उनके लिए, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो उनके लिए बचत बड़ी ना हो, लेकिन 16,000 रुपए एक छोटी दुकान के लिए बहुत है। और इसीलिए जब ये कीमत बढ़ी थी तब हम कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी कीमत बढ़ाई है। तो रेट्स में ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट की जंग और हॉर्मुज के बंद होने से पूरे देश में एलपीजी की समस्या खड़ी थी और इसका भार जो है वो सीधे सीधे जनता पर पड़ रहा था। आज जो बदलाव हुए हैं उसमें एक और बड़ा बदलाव है तेल की कीमतों में भी। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल कितना सस्ता किया पता है? 5 रुपए प्रति लीटर। डीजल कितना सस्ता किया पता है? 3 रुपए प्रति लीटर।
इसमें आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। डीजल के दाम घटने से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था उसका खर्च कम हो जाएगा। आने वाले दिनों में फल, सब्जियां, राशन, दूसरी चीजें सस्ती हो सकती है। यही वजह है कि लोग अब सरकारी कंपनियों से भी दाम घटाने की मांग कर रहे हैं कि नायरा की तरफ से हो सकते हैं तो बाकी सबकी तरफ से क्यों नहीं। जो 5 रुपए कम हुआ है उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी तो हमें बहुत सहूलियत मिली हुई है, इसके लिए धन्यवाद नायरा कंपनी को। हम क्या है सर, यूपी से उठाते हैं अपना डीजल, वहाँ चल रहा है अभी 95। यहाँ तो राजस्थान है तो यहाँ तो 7 रुपए बढ़ती मिलता हम लोग। आज सस्ता मिल जाएगा, 3 रुपए तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा। डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ है, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ है। हम लोगों को बहुत राहत मिली है। अब भाई ये वाली राहत तो हमको भी चाहिए, है ना। मतलब एक प्राइवेट कंपनी तेल के दाम कम कर सकती है तो सवाल यह है कि सरकारी कंपनियां दाम क्यों नहीं कर रही हैं, है ना। वो भी तब जब जून 2026 में कच्चा तेल 30% सस्ता होकर $120 से सीधा $80 नीचे आ गया है। लेकिन हुक्म, पूरा गणित इतना होता तो मजा आ जाता। इतना आसान नहीं है ना जितना हम समझ रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से डॉलर में खरीदता है। किस में खरीदता है? डॉलर में। आज $1 की कीमत कितनी है? 95 रुपए 14 पैसे। और कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत कितनी है? $72। यहां एक और बात समझनी जरूरी है कि 1 बैरल कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता। 1 बैरल से करीब 72 से 78 लीटर पेट्रोल, 38 से 46 लीटर डीजल, 8 से 10 लीटर एलपीजी और दूसरी चीजें बन जाती हैं। इसी वजह से पेट्रोल की कीमत सीधे 159 से डिवाइड करके आप नहीं निकाल सकते। समझ गया? 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 66 रुपए हुई। अब आप कहेंगे तो फिर हमें 100 से ज्यादा क्यों चुकाना पड़ा है पैसा? अब इसके पीछे की वजह बताऊं? 3 कारण है। रिफाइनिंग, मुनाफा। कच्चे तेल को पेट्रोल में बदलने में करीब 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। मतलब कच्चा तेल आया, अब उसको पेट्रोल भी तो बनाना है, रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, बहुत रिस्की दूसरी चीजें होती हैं, तो उसमें 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। और तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप डीलर्स का मुनाफा भी उसमें होता है, 3 रुपया प्लस मुनाफा, तो मिलकर इसमें लगभग 16 से 21 रुपए जुड़ जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है टैक्स का खेल। पेट्रोल डीजल की आधी कीमत तो सिर्फ टैक्स ही है भैया। केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकार अपना वैट लगाती है या सेल्स टैक्स जो है वो वसूलती है। आपको पता है कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा वैट और सेस लगाते हैं? आइडिया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। TKK। क्या हुआ? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। अब यहां किसकी सरकार है? नहीं बाबा, दूसरों की भी है। पहले ये याद कर लीजिए कि ये जो तेलंगाना और केरल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर वही लोग हैं जो डेड इकोनॉमी और आर्थिक सुनामी वाले डायलॉग दे रहे हैं।